नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। जैसा कि हमें पता है कि इस साल का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट पेश किया गया है, लेकिन बजट को समझना इतना आसान नहीं होता। तो इसी के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीए अरविंद गौड़। अरविंद जी, आचरण न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंतरिम बजट आखिर कहते किसे हैं, ये होता क्या है? एक्चुअल में अभी जब साल में कोई चुनाव होने होते हैं और सरकार चेंज होगी, उस कारण से पूर्ण बजट नहीं आ पाता पूरे साल के लिए, क्योंकि उस बीच में साल भी खत्म हो रहा है और नया साल आने वाला है। तो उस पीरियड के लिए एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है, सरकार और देश चल सके। नई सरकार आएगी तो फिर वो पूर्ण बजट लेके आएगी, उसमें इसके प्रावधानों का भी वो समावेश करेगी। तो इस साल आम आदमी के लिए बजट में क्या खास है? चलो, मैं इस बार जो बजट आया है बहुत शॉर्ट उन्होंने स्पीच दी है। बजट स्पीच 1 घंटे से भी कम की रही है। इसमें इन्होंने जो जरूरी चीजों को ही लिया है। आम आदमी के लिए यदि किया जाए तो कोई अलग से उन्होंने प्रावधान, डायरेक्ट प्रावधान, न तो डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस किए न इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस किए हैं। हाँ, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है कि जो नॉर्मल बॉगीज हैं वो करीब 40,000 बॉगीज को वंदे भारत में कन्वर्ट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी काम करेंगे, कृषि के लिए वो करेंगे। वो उनको इनडायरेक्टली आम आदमी को फायदा मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट के लिए अभी कोई इसमें प्रावधान नहीं किए गए। शिक्षा और रोजगार की अगर बात करें तो इसे हम बजट में कैसे देखेंगे? शिक्षा के लिए भी कोई नए प्रावधान तो उन्होंने नहीं किए हैं। जो पुराने चलते आ रहे हैं उनको ही आगे बढ़ाया है। तो इसलिए जो पुरानी योजनाएं चलती रही उनको तो कोई उन्होंने नहीं रोका है, नए कुछ भी नहीं किया है। रोजगार को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे के नए कॉरिडोर को बनाने की बात करी है और भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे। उन्होंने 1 लाख नए मकान बनाने का प्रावधान किया है। तो ये इससे इनडायरेक्ट रोजगार सबको मिलेगा, ये है। ये इनका प्रावधान इस बजट में किया गया। तो बेसिकली इस बजट में सबसे ज्यादा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लेकर बात की गई है? हाँ, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उन्हीं को ही कंटिन्यू किया गया है जी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं उनके लिए थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जो पुरानी योजना है उन्हीं को आगे बढ़ाया, कोई नई योजना इसमें नहीं लाएगी। देखिए, कई बार आम इंसान के लिए ये बजट समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या आप इसे एक सिंपल भाषा में समझा सकते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअल में अपन घर पे भी कोई काम करते हैं तो घर के लिए भी अपन एक आय और व्यय का ब्यौरा तैयार करते हैं कि हमको इतनी इनकम होगी, उससे ये खर्च करेंगे। सरकार पूरे देश के लिए बनाती है, उसी को बजट कहा जाता है। बजट इसलिए क्योंकि उसमें अनुमानित आंकड़े रहते हैं, क्योंकि ये बजट 24-25 के लिए है। तो 24-25 में जो है अनुमानित जो खर्चे और इनकम होनी है उस पे ये बनाया जाता है। और भविष्य में क्या क्या इस सरकार की योजनाएं रहेंगी, किस में वो खर्चा करना चाहते हैं, कहाँ से आमदनी होगी, इसका पूरा ब्यौरा है। और महिलाओं का नाम सबसे ज्यादा पहले ऊपर इस बार लिया जाता है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट एक चीज चल रही है। तो क्या महिलाओं के लिए इस बार बजट में कुछ खास आया है? हाँ, महिलाओं के लिए एक वो लखपति दीदी योजना उनकी थी, उसमें उन्होंने उसको इनहांस करके नंबर्स बढ़ाए हैं कि इसको और इस योजना को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। तो विवेक जी, आज मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी जी। आपके जो भी सवाल हैं आप अरविंद जी से कर सकते हैं। मुझे एक जो अंतरिम बजट आया है, निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है, उसमें एक टैक्सेशन वाला जो बिंदु है उसमें कहा गया है कि एक तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है और कर में बड़ी राहत देने की बात कही गई है। ये क्या पूरा मामला क्या है, किस तरह से कर में राहत मिलेगी? ये पूरा एक बड़ा लोगों को समझने वाला प्रश्न है। इस पर थोड़ा बताएं क्या है ये। मैं जो इनका आया है बजट, उसमें उन्होंने पुरानी दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है जी। तो जो राहत पिछली बार मिल रही थी वही राहत इस बार मिलेगी। कोई नई राहत तो उन्होंने नहीं दी है। हाँ, जरूर
कॉर्पोरेट जो एंटिटी है, कंपनीज हैं, जी। उनका टैक्स स्लैब उन्होंने 25% जो था उसको 22% कर दिया है जी और कुछ स्पेसिफाइड कंपनी के लिए 15% कर दिया है। उससे कॉर्पोरेट जगत को फायदा होगा। जो इंडिविजुअल और बाकी एचयूएफ और फर्म्स हैं उसमें कोई रेट में चेंजेस नहीं आया। अच्छा, क्या आपको लगता है जो अंतरिम बजट है और इसी की झलक आम बजट में देखने को मिलेगी, तो क्या ये महंगाई इससे बढ़ेगी या महंगाई को रोक पाएगा ये बजट जो आज पेश किया गया है अंतरिम बजट? एक्चुअल में अंतरिम बजट में इन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने का प्रयास किया है जी। खर्चे अननेसेसरी कोई योजना लाके खर्चे नहीं बढ़ाए हैं। इस कारण से मुझे जो लगता है कि इससे महंगाई पे रोक ही लगेगी। फाइनल बजट आएगा उसमें वो पिक्चर क्लियर होगी। पर क्योंकि ये चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी इंटरिम बजट में इन्होंने यदि इस तरह के कोई लोक लुभावन स्कीम्स नहीं लाए हैं और खर्चा अननेसेसरी नहीं कर रहे हैं, तो इससे फिस्कल डेफिसिट यदि कम होता है एक्चुअल में, तो महंगाई दर भी कम होगी। जी। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि जैसा कि विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी उसको लेकर बजट बनाया है और आरोप लग रहे हैं सरकार पर, तो क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो चुनावी बजट यदि चुनाव के हिसाब से बनाया जाता तो ये बजट इस तरह का पेश नहीं होता जी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए हैं, तो वो तो इन्होंने ध्यान रखा है कि विपक्षी और बाकी लोग कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, इसलिए कोई लोक लुभावन स्कीम्स और ज्यादा रियायत इसमें अंतरिम बजट में नहीं दी गई है। धन्यवाद विवेक जी। तो सर, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया फिस्कल डेफिसिट, राइट? तो आप क्या बता सकते हैं कि ये आखिर है क्या, क्योंकि बजट में इसका काफ़ी यूज़ होता है। एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट काफ़ी सारी चीज़ों से है। अपनी जीडीपी जो है, अपना यदि अपन नॉर्मल वे में माने तो जितना अपना इनकम है उससे ज़्यादा अपन खर्च कर रहे हैं उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो वो जो है, तो अभी यदि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए यदि खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, आमदनी कम है, तो आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा, उसका बर्डन आएगा आपके पर। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट ये यहाँ पे माइनस में चल रहा है। वो उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है डेफिसिट को, क्योंकि वो यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो वो फिर फिस्कल सरप्लस कहलाएगा जी। तो इसलिए यदि फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो ये माना जाएगा कि सरकार की स्थिति, देश की स्थिति अच्छी है। जी। और इनकम टैक्स को भी लेकर क्या कुछ नया आया है इस बार? हाँ, इनकम टैक्स में बाकी तो उन्होंने दरों में कोई चेंज नहीं किया है, परंतु जो पुराने लिटिगेशंस डिमांड्स चल रही थी उनके लिए उन्होंने एक अच्छी घोषणा की है और उसके लिए आएगी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2009-10 तक की यदि कोई डिमांड है जो 25,000 तक की है, वो सरकार उनको वापस ले लेगी, और वर्ष 14-15 तक यदि कोई 10,000 तक की डिमांड है तो उनको भी सरकार वापस लेगी। ऐसे लिटिगेशन उन्होंने बताए हैं कि 1 करोड़ के आसपास है। तो ये इससे बहुत छोटा वर्ग जो है, जिनकी छोटी छोटी डिमांड किसी भी कारण से आ गई है और कई सालों से पड़ी हुई है, जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, वो सरकार वापस ले लेगी तो लिटिगेशन कम हो जाएगा, उनकी समस्याएं दूर होंगी। तो हमारे साथ और भी टीम के लोग जुड़ गए हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं आचरण न्यूज़ के रिपोर्टर शाहनवाज खान जी। तो शाहनवाज जी, जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद मुस्कान जी और धन्यवाद अरविंद गौर जी, जो आप से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरा सवाल ये है कि महंगाई और गरीबी को लेकर इस बार मोदी सरकार की क्या गारंटी है इस बजट में? महंगाई तो डायरेक्ट तो गारंटी नहीं, मैंने जैसा भी पूर्व में भी बताया कि यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात आ रही है, तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो उससे डायरेक्टली महंगाई कम होगी, महंगाई में अंतर आएगा। बाकी ऐसा कोई डायरेक्ट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपन कह दें कि ये वाली चीज है इससे महंगाई कम होगी, पर महंगाई कम, हाँ, इस अनुमान लगाया जा सकता है। यदि देश की स्थिति अच्छी होगी और सारी चीजें रहेंगी तो महंगाई दर में कमी होगी। जी, मेरा एक और सवाल है, बजट हर बार आता है, पहले के बजट में और इस बार के बजट में कितना अंतर आपको देखने को मिला, क्योंकि जब से मोदी सरकार के द्वारा जो बजट पेश हुए हैं? एक्चुअल में इस बजट में देखा जाए तो कोई नए चीजों को लाया ही नहीं गया। सरकार ने ये देखा है कि 4 महीने का, क्योंकि हमारा कार्यकाल है, पूरे वर्ष का नहीं है, तो 4 माह में जितनी जरूरत की चीजें हो सकती हैं
उनको ही उन्होंने फोकस करके डाला है। अपनी जो पुरानी 10 साल की उपलब्धियां वो गिनाई हैं और 4 महीने में जो आवश्यक चीजें थी उनको ही लिया गया है, कोई नया इसमें नहीं डाला है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल और है, जैसा कि आपने बताया हर विभाग के लिए बजट बनता है, पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को देखते हुए इस बार कोई उसके लिए बजट ऐसा कोई आया है जिससे उसमें कुछ संभावना आ रही? नहीं, इसमें कोई पर्यटन के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं आया है। वो उन्होंने जो कहा है, रेलवे का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे जिससे जो स्कीम इनकी लॉजिस्टिक वगैरह के लिए वो अलग चलेंगे, तो जिसमें इनका क्या होगा कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी, जो डिले होता है उससे कम होगा। कुछ नॉर्मल बोगीज को वंदे भारत बोगीज में कन्वर्ट करेंगे तो उनको अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। तो वंदे भारत और ये करते हैं तो इससे हो सकता है पर्यटन वगैरह में उनको इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी। तो हमारे साथ एक और आचरण टीम के मेंबर जुड़ गए हैं, योगेश। योगेश, जो भी आपका सवाल है आप अरविंद जी से पूछ सकते हैं। सर, जैसा कि आजकल नए नए उद्यमी उत्पन्न हो रहे हैं तो सरकार भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बार बजट में स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या किया गया है? स्टार्टअप के लिए जो चीज़ें चलती थी उनको कंटिन्यू रखा गया और जो स्कीम्स 31/3/2024 तक ख़त्म हो रही थी उनको 1 साल फर्दर बढ़ा दिया गया है। उनको 31/3/2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो स्टार्टअप के लिए फ़ायदेमंद ये है कि कोई भी जो स्कीम थी वो जो बेनिफिट उनको मिलने थे वो 1 साल के लिए फर्दर आगे बढ़ा दिए। ओके, धन्यवाद योगेश जी। तो सर, आप इस पूरे बजट को और ये जो भी अर्थव्यवस्था है भारत की, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये बढ़ती जा रही है आगे और ये इसका क्या मतलब मायने हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था का तो मुस्कान जी अपन देख ही रहे हैं कि 5वीं पायदान पे आ चुके हैं। तो अपन यदि कंट्री तो ग्रो कर ही रही है, कंट्री की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। अभी इंटरिम बजट से उसका कोई नहीं, नॉर्मल यदि देखा जाए तो सब बढ़ ही रहा है। स्टार्टअप्स वगैरह में सब में अपन आगे आ रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री का विजन है कि आगे आने वाले में वो अपन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे जी। और ऐसा लगता है कि यदि इसी तरह से चलते रहे तो अपन बनेंगे, कोई उसमें संशय का विषय नहीं है। तो हमारी आचरण न्यूज़ के एक और टीम मेंबर हैं, आकांक्षा भटनागर। तो मैं आकांक्षा जी, जो भी आपका सवाल है आप बता सकती हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारा अंतरिम बजट पेश होता है, चुनाव से पहले पेश होता है, मतलब फरवरी महीने में हमेशा, तो ये जो इसके बाद जो सरकार योजनाएं लाती है, हर साल कह दो, मतलब नई नई योजनाएं आती ही रहती हैं, तो ये इसका असर नहीं पड़ता हमारे जो बजट तय किया गया है? नहीं, बजट में आपको है, सरकार जब बजट बनाती है दोनों तरफ देखती है कि यदि स्कीम लाई है तो उसका खर्चा कहाँ होगा और उसका अनुमानित उसकी आय कहाँ से आएगी। जितनी आय है उसके हिसाब से वो बजट बनाया जाता है। बजट में जो डिफरेंस आता है उसको फिस्कल डेफिसिट माना जाता है। उसको सरकार धीरे धीरे कम कर रही है कि अपनी आमदनी बढ़ाई जाए और खर्चे को कम किया जाए। तो इसका ये नहीं है, जो भी योजना सरकार बनाती है उसके अगेंस्ट में कहाँ से आमदनी होगी उसका ध्यान रखा जाता है। और साहब, मेरा एक सवाल है कि इस जो अंतरिम बजट है इसमें आम आदमी के हिस्से में क्या चीज़ आई है, उसको क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, या जो जिन योजनाओं को सरकार कंटिन्यू कर रही है अपने अंतरिम बजट में, उससे आम आदमी की उस पर सेहत पे, उसकी जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस मैंने पूर्व में बताया आपने उसमें कि अंतरिम बजट में कोई ज़्यादा नई योजनाएं लाई नहीं गई हैं, तो खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। जो पहले से उन पे चल रहा था ना उस पे बाहर पड़ेगा ना उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हाँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो स्कीम्स हैं वो नए लाए हैं, कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए हैं, कुछ महिलाओं के लिए जो उन्होंने युवाओं को देखते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स को किया है, तो उससे थोड़ा लाभ ही मिलेगा सभी लोगों को। अभी जैसे बजट में उन्होंने एक बात कही है कि वो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मकान आवास सुविधा टारगेट है उसको बढ़ाया है, तो क्या ये कितना असर करेगा? ये देखिए, ये तो सभी के लिए मकान की एक आवश्यकता है, वो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। उन्होंने 1 लाख और बढ़ाने के लिए बात करी, 1 करोड़ मकान वो करेंगे, तो उसमें सभी जो गरीब वर्ग है मिलेगी उनको हाउस की व्यवस्था, उनके मकान की व्यवस्था।
तो उससे उनको फायदा ही मिलेगा। क्या आप मानते हैं ये संतुलित बजट है, जो अंतरिम बजट है हमारा, ये संतुलित है? हाँ, इसको संतुलित ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो इस कारण से इसको संतुलित बजट ही कहा जा सकता है। धन्यवाद विवेक जी। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या कुछ खास सामने आया है? मुस्कान जी, ये इस बजट में एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। करीब 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जी। उससे जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लाना चाहेंगे उनको बैंक फाइनेंस और रीफाइनेंस के तौर पे फायदा देगी, और वो 50 साल तक का लोन रहेगा जिनमें इंटरेस्ट या बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, या तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी वो सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे हमारी जो रिसर्च और डेवलपमेंट जहां अपन वीक पड़ते हैं उसमें कमी आएगी। अपन साइंटिस्ट के तौर पे और भी जितने भी रिसर्च के काम है वो सब कर पाएंगे जी। एक कंपोजिट यहाँ पे एक 44 AD में एक स्कीम चलती है इनकम टैक्स में, उसमें भी उन्होंने कुछ बदलाव किया है। जो 2 करोड़ तक प्रेजेंटिव टैक्सेशन की स्कीम थी उसको 3 करोड़ बढ़ा दिया है नॉर्मल व्यापारियों के लिए, और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख से 75 लाख कर दी गई। काफी इंटरेस्टिंग रही ये कॉन्वर्सेशन और बजट के बारे में काफी ज्यादा बातें जानने को मिली हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अरविंद जी आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आचरण न्यूज पर आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान जी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।